हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा लॉ। नेक्स्ट इस चैप्टर है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, उसका तीसरा लॉ है। दो लॉ हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो तीसरा लॉ जो है वो है गे-लोसेक लॉ। ये लोसेक लॉ क्या कहता है? ये डिस्क्राइब करता है किसके रिलेशन को बच्चों? प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और जब वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहना चाहिए? और इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? एमंटन्स लॉ। क्या कहता है? एमंटन्स लॉ। अब ये लोग कहता क्या है कि जो प्रेशर होता है किसी भी फिक्स मास की गैस का, किसी भी फिक्स मास की जब वॉल्यूम क्या रहता है, तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। जब वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। तो वही सेम फंडा है। P इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाया, क्या लगाया? K। और K क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट, राइट। तो P इक्वल टू क्या आ गया? KT, यानी P अपॉन T इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? K। अगर दो गैसेस की हम बात करते हैं तो P1 अपॉन T1 बराबर किसके हो जाएगा? P2 अपॉन T2। और जो यहाँ पे कांस्टेंट है K, जो K कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एक तो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, दूसरा मास ऑफ गैस पे। किस पे बच्चों? मास ऑफ गैस पे। मास ऑफ गैस पे। ये लोग क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का, जब मास उसका क्या रहना चाहिए? फिक्स, और वॉल्यूम क्या रहना चाहिए? फिक्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों? टेम्परेचर के। किसके? तो P प्रोपोर्शनल T था, प्रोपोर्शनल हटाया क्या आया? K। और K को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो T को नीचे लेके आए, P अपॉन T इक्वल टू K। कांस्टेंट इक्वल टू क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट। तो हमने दो गैसेस के लिए देखा, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। और जो K है कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ गैस। डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड मास ऑफ गैस। तो बच्चों इसका जो ग्राफ आएगा प्रेशर और टेम्परेचर का, प्रेशर और टेम्परेचर। तो बच्चों आपको पता है जब डायरेक्टली होता है तो क्या आता है? और वो हमें क्या देगा? वॉल्यूम। क्या देगा बच्चों? वॉल्यूम। तो प्लीज नोट कीजिएगा यहाँ। तो बच्चों अब हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए, एक सैंपल है गैस का, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। 900 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों कितने टेम्परेचर पे? 27। तो T1 27 दिया हुआ है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऐड करते हैं? 273। कितना ऐड करते हैं बच्चों? तो ये हो गया 300 केल्विन। कितना हो गया बच्चों? 300 केल्विन। द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, यानी T2 आपको निकालना है जब वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे? 300। कितना ऑक्यूपाई करे? 300 सेंटीमीटर क्यूब। और प्रेशर उसमें क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। तो आपने पहला लॉ पढ़ा था। पहला लॉ बच्चों क्या होता था हमारा? चार्ल्स लॉ। क्या होता था? चार्ल्स लॉ क्या कहता था कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। जब प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? और बॉयल्स लॉ क्या कहता था? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और ये दूसरा लॉ कौन सा है हमारा? चार्ल्स लॉ। कौन सा है? तो देखेंगे बच्चों, फॉर्मूला होता है V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। जरा रखिए, तो V1 T2 इक्वल टू V2 T1, राइट? बोलिए। वैल्यू रखिए जरा। V1 की कितनी है बच्चों? 900। T2 की कितनी है? निकालनी है, पता नहीं मुझे। V2 कितना है हमारा? 300। और T1 कितना था? 300। तो 300 से इसको काटा 3, इससे काटा 100, यानी T2 टेम्परेचर हमारा कितना आ गया बच्चों? 100 केल्विन। कितना आ गया बच्चों? 100 केल्विन। तो बच्चों देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। It is desired to increase the volume of 80 centimeter cube of a gas by कितना? 20%। कितना बच्चों? 20%। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर भी बोल रहा था, तो पहले हम लिख लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 273 प्लस 25 कितना आ गया बच्चों? 298 केल्विन। ओके। अब हमसे कह रहा था इस वॉल्यूम को कितने परसेंट बढ़ाना है? 20%। कितना परसेंट बढ़ाना है? 20%। तो V2 80 प्लस 20% निकालेंगे इसका। 20
परसेंट। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 2 जा 16, कितना वॉल्यूम करना होगा आपको 96 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर को उसको हीट किया जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो V1 कितना है हमारा 80, T1 कितना है 298, V2 कितना है बच्चों 96, T2 हमें पता नहीं, तो T2 इक्वल टू 298 इंटू 96 अपॉन कितना बच्चों 80, अपॉन कितना 80। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा हमारा 357.6, कितना आ जाएगा बच्चों 357.6 केल्विन, राइट। तो बच्चों एक स्टील टैंक है जिसका प्रेशर कितना है 15 बार, कितना है बच्चों 15 बार, यानी P1 हमारा हो गया 15 बार। टेम्परेचर उसका कितना है बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 प्लस कितना 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों 293 केल्विन, कितना हो जाएगा 293 केल्विन। अब आपसे कह रहा हूं उस टैंक में एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है जिसका प्रेशर कितना है 35 बार, कितना है बच्चों 35 बार। आपको बताना है इसको कितने टेम्परेचर पे हीट करें सेफली, यानी वो वाल्व फटे ना। उस टैंक का जो वाल्व है ना प्रेशर की वजह से क्या हो जाता फट जाता, तो वो फटे ना कितने टेम्परेचर पे हम सेफली उसको हीट कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था गेलो-सैक लॉ, P प्रोपोर्शनल था किसके T के, तो P1 अपॉन T1 क्या आता है P2 अपॉन T2। वैल्यू पुट करेंगे P1 15, T1 293 इक्वल टू P2 35 अपॉन T2 मुझे पता नहीं है, तो बच्चों कैलकुलेट करेंगे इसको, तो T2 इक्वल टू 293 इंटू 35 अपॉन कितना बच्चों 15। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 683.67 केल्विन, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखने वाले हैं, एक सैंपल है गैस का, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों 10 लीटर, टेम्परेचर कितना बच्चों उसका 127, यानी इसमें केल्विन ऐड करेंगे 273 प्लस 127, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 400 केल्विन, राइट। अब आपसे कह रहा था इस गैस को कूल किया गया है कितने टेम्परेचर पे बच्चों -73, यानी 273 -73 कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा बच्चों 200 केल्विन। तो आपको बताना वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी V2 बताना है। और हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा चार्ल्स लॉ का V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो V1 की वैल्यू बच्चों 10 है, T1 की वैल्यू 400, V2 हमें पता नहीं और T2 की वैल्यू हमारी है 200। काटा इसको 2 बार 2 से 5, यानी V2 कितना आ गया हमारा 5 लीटर, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी वो 5 लीटर, राइट बच्चों। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एवोगैड्रो लॉ। हमने दो लॉ पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब तीसरा लॉ है एवोगैड्रो लॉ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको दिया किसने था, एमिडियो एवोगैड्रो ने 1811 में, एमिडियो एवोगैड्रो ने 1811 में। अब ये लॉ कहता क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिमिलर कंडीशन, किसकी, टेम्परेचर और प्रेशर की, उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं, जो वॉल्यूम होता है सारी गैसेस का, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे उसमें सेम, यानी कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड प्रेशर उस समय क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट, क्या रहे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में उनमें क्या होते हैं, इक्वल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, बट हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, राइट। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पहले तो प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट आया k, तो kn, k को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसके बाद देखिएगा
V इक्वल टू K, कैपिटल N की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल n। क्या लिखूंगा बच्चों, और स्मॉल n की वैल्यू बच्चों कितनी है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन, तो m को ऊपर लेके आए, m इक्वल टू K स्मॉल m अपॉन V, और मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों किसके बराबर होता है, डेंसिटी के। किसके बराबर होता है, तो कैपिटल M इक्वल टू K इंटू D, यानी M प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, D। M प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, इसका मतलब क्या है, इट मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट किस पे बच्चों, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर, डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके बच्चों, मॉलिक्यूलर मास के। इसका मतलब क्या है बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, मोलर मास, राइट। तो बच्चों नोट कीजिएगा यहां तक। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इस चैप्टर की वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत जोर से आती है ये एग्जाम में और मोस्टली ये देखने को मिलती है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, आइडियल बहुत ज्यादा आइडियल होती है क्योंकि ये सारे लोगों को कंबाइन कर देती है। किसको कंबाइन कर देती है बच्चों, सारे लोगों, ये सारे लोगों को कंबाइन करके खुद क्या बन जाती है, आइडियल, और उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखते हैं बच्चों, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, अलग अलग गैस लॉ का, जैसे बॉयल्स लॉ, दूसरा, तीसरा एवोगाड्रो लॉ, और जो किसके बीच में रिलेशन दे देता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, और जो इक्वेशन बन जाती है उस इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस। तो बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे काफी बार पूछी जाएगी ये। तो चलिए देखते हैं, हमने पढ़ा है बच्चों बाय बॉयल्स लॉ, बाय बॉयल्स लॉ ये क्या कहता था बच्चों, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पढ़ा था बच्चों हमने। बाय चार्ल्स लॉ ये क्या कहते थे बॉस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो लोग पढ़ा था। एंड तीसरा आपने पढ़ा एवोगाड्रो लॉ, कौन सा पढ़ा बच्चों, एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता था लेकिन नंबर ऑफ मोल। अगर इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो चलिए झूमंतर करते हैं, कंबाइन, और तो V प्रोपोर्शनल, P नीचे है, T ऊपर और N ऊपर, तो NT अपॉन P, आंटी नहीं NT, NT अपॉन P, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है R, क्या आता है बच्चों, अपॉन P, तो PV इक्वल टू NTR यानी NRT, PV इक्वल टू कितना बच्चों, NRT, और R यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है बच्चों, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कोई बच्चा मुझे बताएगा, इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलोजूल पर मोल, 8.314 किलोजूल पर मोल, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ये बहुत बार एग्जाम में आती है और देखने को मिलती है, तो कृपया करके बच्चों इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, चार्ल्स लॉ क्या कहता था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, एंड एवोगाड्रो लॉ क्या कहता था, V प्रोपोर्शनल टू, तीनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके बच्चों, तो कंबाइन करेंगे बच्चों, V प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, V इक्वल टू NTR अपॉन P, P ऊपर लेके PV इक्वल टू NRT। इसी इक्वेशन को क्या बोलते थे बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। बोलो बच्चों सही है, हो गया बच्चों। तो बच्चों अब हम देखने वाले कंबाइंड गैस लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ी है बच्चों, PV इक्वल टू NRT। अगर फर्स्ट गैस ले लेते हैं, P1 V1 इक्वल टू NRT1, भाई नंबर ऑफ मोल सेम रहते हैं, इक्वल
वॉल्यूम कंटेन इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते थे सेम। ओके, गैस कांस्टेंट भी सेम होगा सबका। दूसरी इक्वेशन P2 V2 इक्वल टू nRT2 nRT2। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू कितना बच्चों nR, और इधर क्या आ जाएगा P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू कितना बच्चों nR। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन दोनों को कंपेयर करेंगे तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 एंड अपॉन T2। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल गैस इक्वेशन है। क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, राइट बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास, डेंसिटी एंड। तो बच्चों हमने इक्वेशन तो एक ही पढ़ी है, PV इक्वल टू बच्चों कितनी, अरे जी क्या हो गया, PV इक्वल टू कितना बच्चों nRT, nRT। ओके बच्चों, तो बड़ा हंसने का नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है। PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास इनटू में क्या है RT। बोलो भैया RT। m ऊपर लेके गए, PV नीचे ले आओ, m इक्वल टू स्मॉल m अपॉन v, p बाहर लिख लो RT। अब बच्चों आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम का होता है डेंसिटी, क्या होता है बच्चों, डेंसिटी। तो DRT अपॉन कितना हो गया बच्चों P, और यहाँ से हमें दिख रहा होगा m प्रोपोर्शनल टू किसके D, और ये हम अभी पीछे प्रूव करके आए हैं। और किस में प्रूव किया था बच्चों, ये कौन से लॉ में, एवोगैड्रो लॉ। यानी जो मोलर मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, डेंसिटी। अब इसके बाद हम जो है यूनिट पढ़ने वाले हैं कि R की यूनिट क्या होती है और कैसे उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए गैस कांस्टेंट। तो बच्चों अब हम देख यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट क्या देखने वाले बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला हमने पढ़ा PV इक्वल टू nRT, तो R इक्वल टू PV अपॉन NT, NT नहीं NT। तो R इक्वल टू बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम का क्या होता है L इंटू L, तो लेंथ का क्या हो गया वो Q, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है मोल्स, और टेम्परेचर की क्या होती है बच्चों केल्विन, क्या होती है केल्विन। अब एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो ये कैंसिल हो गई, R इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल्स इंटू केल्विन। तो बच्चों R इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ किसके बराबर होता है बच्चों, वर्क डन की, किसके बराबर होता है वर्क डन, अपॉन क्या है मोल्स इंटू में क्या है बच्चों केल्विन, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है बच्चों जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। तो R की यूनिट क्या आती है बच्चों जूल पर मोल केल्विन, और कभी कभी किलो जूल पर मोल केल्विन भी होती है। ओके बच्चों।